विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमच्या मराठीच्या या व्याकरणच्या व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत। या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहोत समास, सामान्य रूप आणि संज्ञा, मराठी ग्रामर पार्ट 3। तर बघा, समास काय असते। सर्वप्रथम समास, काटकसर करणे हा मनुष्याच्या अंगी असलेला एकूण गुण आहे। काटकसर करना यानी कि अल्फाज को तोड़ मरोड़ना, शॉर्टकट जिसको कहते हैं हम, काटकसर। अल्फाज में बोलने में भी हम शॉर्टकट मारने के आदी हैं। आपण दैनंदिन जीवनात बोलचालीच्या भाषेत, आमतौर की ज़िंदगी में, बोलचाल की ज़बान में बरीच काटकसर करतो, ज़्यादाही। त्यामुळे आपण बोलताना सुद्धा हा गुण वापरतो। बऱ्याचदा आपण एखादे वाक्य पूर्ण न बोलता, बऱ्याचदा का मतलब होता है कभी कभी, अक्सर हम कोई वाक्य पूर्ण नहीं बोलते हैं, शब्दांची काटकसर करून एकच शब्द किंवा जोड़ शब्द तैयार करते हैं। दो लंबे लंबे शब्दों को छोड़कर काट कर एक लफ्ज़ बना देते हैं, जो त्या वाक्यातील अर्थ बोध करून देतो। यालाच समास असे म्हणतात। यानी कि दो अल्फाज को जोड़कर बोलना या पूरे जुमले को एक लफ्ज़ में बोल देना। अशी काटकसर करून जो शब्द तयार होतो त्या शब्दाला सामासिक शब्द असे म्हणतात। यानी उन शब्दों को जोड़ना समास, और जुड़ा हुआ शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। उदाहरण, पहला वर्ड है, पहला शब्द है वड़ा पाव। ये वड़ा पाव क्या है? वड़ा घालून तैयार केलेला पाव। पाव के अंदर एक वड़ा डालकर जो खाना तैयार किया जाता है उसे वड़ा पाव कहते हैं। इतना बड़ा बोलने की जाए वड़ा पाव। पोड़पाट, जिसको हम हिंदी में पोलपाट भी कहते हैं, पोड़ी करण्यासाठी लागणारे पाट, जो पटला होता है इस पर रोटी तैयार की जाती है। कांदे पोहे, ये भी दो अल्फाज है, कांदे घालून तैयार केलेले पोहे। यह है समास, यह है सामासिक शब्द। पंचवटी, 5 वडांचा समूह। वटी का मतलब होता है पेड़ा या वड़ा, जिस तरह से गोल जो लड्डू वड्डू तैयार करते हैं उसको भी वटी कह सकते हैं। समासाचे मुख्य 4 प्रकार आहेत। अब देखिए समास के 4 किस्में हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, याद रखेंगे, द्वंद्व समास, चौथा है बहुव्रीहि समास। अब पहला देखेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अव्यय हमने पिछले पार्ट में देखा था ग्रामर के। अव्यय का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो अपनी शक्ल बदलते नहीं है, विकार नहीं होता है उनमें, अविकारीय अव्यय कहते हैं। तो उससे बनते हैं ये समास। ज्या समासात पहिला शब्द मुख्य असतो व त्या तयार झालेला सामासिक शब्दांचा उपयोग क्रियाविशेषण सारखा होतो। यानी 2 अल्फाज जोड़े हमने, तो उसमें जो पहला शब्द होगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। ऐसा समास, ऐसा सामासिक शब्द जिसका पहला शब्द ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और उस सामासिक शब्द का इस्तेमाल जो है क्रिया विशेषण के तौर पर होता है। हमने पिछले वीडियो में क्रिया विशेषण अव्यय भी देखा था। ऐसे अव्यय जिनका ताल्लुक़ सिमत से होता है, मिकदार से होता है, मात्रा से होता है, डायरेक्शन, दिशा से होता है। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे, अव्ययी भाव समास असे म्हणतात। अव्ययी भाव समासात आपल्याला खालील उदाहरणे पाहाव्यास मिळतील। नंबर 1, गावोगाव, यानी प्रत्येक गाँव, हर गाँव में। गल्लो गल्ली, प्रत्येक गली यानी हर गली में। दारोदारी, प्रत्येक दारी, इसका मतलब प्रत्येक दारी, उर्दू में कहेंगे हर दरवाज़े पर। घरोघरी, यानी कि प्रत्येक घरी।
हर घर में। तो ये था हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। व्याख्या देखेंगे इसकी। ज्या समासात दुसरे पद महत्त्वाचे असून, यानी कि जो दो अल्फाज मिलते हैं उनमें दूसरा इम्पॉर्टंट होता है, महत्व का होता है। विग्रह करताना गाळलेला शब्द। विग्रह करना मतलब दोनों समास के अल्फाज को अलग अलग करना, अलग अलग करने को ही विग्रह करना कहते हैं। विग्रह करताना गाळलेला शब्द। गाळलेला मतलब जो गल गया, ख़त्म हो गया, अलग अलग किए तो कुछ उसमें से निकल गया। विभक्ति प्रत्यय लिहावा लागतो। विभक्ति प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा अक्षर लगता है किसी भी शब्द के आखिरी में। जैसे स्कूल को कहते हैं मराठी में शाळा। अब मैं स्कूल जा रहा हूँ तो शाळा का हो जाएगा शाळेला। तो जो ला लग गया ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, शाळेला। शाळा का हो गया शाळे, ये उसका हो गया सामान्य रूप शाळे, और ला जो रहेगा वो प्रत्यय रहेगा। त्यास तत्पुरुष समास असे म्हणतात। थोडक्यात अब इसको मुख्तसर में कह रहे हैं कि ज्या समासात दूसरा शब्द प्रधान महत्त्वाचा असतो त्यास तत्पुरुष समास असे म्हणतात। दूसरा जो शब्द है वो प्रधान होता है, इसमें बड़ा होता है। उदाहरण, महामानव। महा असलेला मानव, महान असलेला मानव। अब इसके अंदर मानव जो है ये दूसरा शब्द ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये वाला, क्योंकि अगर हमने इसको अलग अलग किया महान प्लस मानव, तो अगर मानव निकाल देंगे तो कुछ मीनिंग नहीं बचा। महान क्या, महान जो मेन चीज़ है वो मानव है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, इसमें पुत्र ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम कहेंगे राजा का तो बोले क्या राजा का, बात पूरी नहीं हुई। पुत्र, फिर बात समझ में आए। तोंडपाठ, तोंडाने पाठ, मुँह जबानी। गायरान, गायीसाठी रान, यानी गाय को चरने के लिए घास फूस। वन भोजन, वनातील भोजन, जंगल का खाना। तोंडपाठ, तोंडाने पाठ, ये हो गया। क्रीडांगण, क्रीडेसाठी आंगण, यानी खेल का मैदान। मैदान यहाँ पे, आंगन जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऋण मुक्त, ऋणातून मुक्त, यानी कर्ज से मुक्त हो गया। राजपुत्र, राजाचा पुत्र। घर जावई, घरातील जावई। नीलकमल, नील असे कमल। रक्तचंदन, रक्तासारखे चंदन। लाल चंदन जो होता है उसको कहते हैं रक्तचंदन। पहले लोग बोलते थे रक्तासारखे चंदन आए, अब बोलते रक्तचंदन है, इन उसको उन्होंने शॉर्टकट कर दिया। पुरुषोत्तम, उत्तम असा पुरुष। महादेव, इसका अर्थ है महान असा देव, उसकी विभक्ति है ये, विग्रह किया गया है। ये जो है ना ये विग्रह किया गया है, ये सामासिक शब्द है, इधर विग्रह किया गया है। पीतांबर, पिता असे अंब ज्याचे पीत। पीत यानी रंग या पीला, अंबर की तरह से पीला, पीत पिवड़े, अंबर वस्त्र। इसके बाद अगला शब्द है मेघ श्याम, मेघा सारखा काला, बादलों की तरह काला। चरण कमळ, चरण हेच कमळ। खडी साखर, खड्यासारखी साखर, यानी मोठी मोठी शकर। तपोबळ, तप हेच बळ। वज्रदेह, वज्रासारखे देह। चंद्रमुख, चंद्रासारखे मुख। ये एक समासिक शब्द है, ये इसका विग्रह है, याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर लिखेंगे ऊपर समास विग्रह। राधे श्याम, राधे सारखा श्याम। कमल नयन, कमळासारखे नयन। साखर भात, साखर घालून केलेला भात, शक्कर की रोटी। पुरणपोळी, पुरण घालून केलेली पोळी। कांदे पोहे, कांदे घालून केलेले पोहे। अगर हम कहेंगे उर्दू में
तो कांदे डालकर बनाए हुए पोहे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको कांदे पोहे. घोडेस्वार, घोड्यावर असलेला सवार. बालमित्र, बालपणापासूनच मित्र. इस तरह से ये मिसालें हैं, आप लोग देखेंगे. तीसरा है द्वंद्व समास. द्वंद्व किसे कहते हैं? द्वंद्व समास यानी कि जब हम किसी समासिक शब्द का विग्रह करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि उनको अलग अलग करेंगे, तो बीच में आ जाएगा और, या, किंवा, आणि. क्या आएगा? किंवा और आणि. ज्या समासातील दोन्ही पद अर्थदृष्ट्या समान दर्जाचे असतात, यानी पहला शब्द भी दूसरा पद भी दोनों का इम्पोर्टेंस एक ही है, दोनों एक ही महत्व रखते हैं, तो दोनों के बीच में आता है अथवा, किंवा. अब अवयवांनी जोडलेला असतात, ऐसा दो जुमलों को जोड़ने वाले अल्फाज से वो जुड़ा हुआ होता है, इसको कहते हैं द्वंद्व समास. अब देखेंगे मिसाल, इसकी उदाहरण. राम लक्ष्मण, राम आणि लक्ष्मण, आणि आया बीच में, इसलिए ये द्वंद्व समास हुआ. ये लफ्ज़ इसका हमने विग्रह किया. वीटी डांडू, वीटी डांडू है ना जो खेलते हैं बच्चे गिल्ली डंडा, वीटी आणि डांडू दोनों का एक जैसा महत्व है. पाप पुण्य, पाप आणि पुण्य. बहन भाऊ, बहन आणि भाऊ, देखो इसमें आनी लग रहा है, सब में आनी लगा. ने आण, ने आणि आण, लेकर जा और ला. दक्षिण उत्तर, इस तरह से द्वंद्व समास के अब 3 प्रकार और है. द्वंद्व समास के 3 प्रकार. पहला इतरेत्तर, जिसमें आनी और वो लगता है, आनी और वो लगता है. जैसे मिसाल के तौर पर आई आणि बाप, हरी आणि हर, देखो सब में आणि लगा है, तो ये आने वाले लफ्ज़ आप लोग लिखेंगे अपने पास. डोंगर आणि दरी, ऐसा आएगा. दूसरा वैकल्पिक, जिसमें विकल्प होता है ऑप्शनल, यानी कि उसमें या आएगा, किंवा, किंवा अथवा. जिन समास में विग्रह करने के बाद किंवा आता है या अथवा आता है, उनको वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं. खरे खोटे, खरे आणि खोटे, यहाँ पे आएगा खरे किंवा खोटे आएगा. यहाँ 3 4, 3 किंवा 4, 3 या फिर 4. अपन बोलते हैं कितने लोग, कितने बच्चे आए हैं, 3 4 है, 3 या 4. वो कैसे, क्या बात बोलता है, झूठ बोलता है कि सच, झूठ बोलता होगा या सच बोलता होगा. या लगा, इसलिए यहाँ पर या लगेगा. आप लोग इसको या क्यों लिखेंगे इस तरह. बरे वाइट, अच्छा और बुरा, तो अच्छा बरे किंवा वाईट. पास नापास, पास आणि नापास, यहाँ पे भी किंवा आएगा. हाँ, एग्ज़ाम में क्या हुआ, पास होगा या फेल होगा, तो या लगा रहे हैं. मागे पुढे, मागे अथवा पुढे. चूक भूल, चूक अथवा भूल. इस तरह देखिए यहाँ पे अथवा, किंवा इस्तेमाल हुआ है. तो ये जो था वैकल्पिक द्वंद्व समास था. द्वंद्व समास की तीसरी किस्म है समाहार द्वंद्व समास. ज्या समासातील पदांचा विग्रह करताना त्यातील पदांच्या अर्थशिवाय त्याच जातीच्या इतर पदार्थाचाही त्यात समावेश म्हणजे समाहार केला जातो. यानी जब उनका विग्रह करते हैं हम, तो और भी दूसरी चीज़ों के नाम उसके साथ डालना पड़ते हैं. विग्रह करते वक्त उसकी जाति के दूसरे शब्द भी उसमें डालना पड़ते हैं. त्या समाहार द्वंद्व असे म्हणतात. अब देखेंगे क्या होता है मीन. जैसे पहली मिसाल दी है यहाँ पर उदाहरण. मीठ भाकर, मीठ भाकर व सादे खाद्य पदार्थ इत्यादि. इन्हें हमने खाद्य पदार्थ को और उसमें डालना पड़ा. ऐसे वो एक्स्ट्रा लफ्ज़ डालना पड़ते तब बात समझ में आती है उसका विग्रह करते वक्त समास का. तो उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं बोलो, समाहार द्वंद्व समास. चहा पाणी, चहा पाणी व फराळाचे इतर पदार्थ. अपन बोलते हैं क्या हुआ, वहाँ पे मेहमान आए तो क्या हुआ, चाय पानी हुई. तब उसको डिटेल में बताने का रहा तो चाय आई थी, कुछ बिस्किट आया था. पानी तो आता ही है, लेकिन वो बोलने के लिए वो चाय पानी ही बोलना पड़ता है. भाजी पाला. अब भाजी पाला में एक या दो चीज़ें नहीं रहती है, बहुत सारी रहती है. भाजी पाला, मिर्ची, कोतंबीर.
अंथरुण पांघरुण, अंथरण्यासाठी पांघरण्यासाठी लागणाऱ्या वस्तू। अंथरुण पांघरुण का मतलब होता है सज धजना। अब जितनी भी चीज़ें रहेंगी उसमें सजने धजने में वो सारी आएगी। खेती बाड़ी में क्या क्या रहता है, वो सब माल मत्ता तत्सम। केर कचरा धूल मिट्टी में क्या क्या आएगा, सब टाकाऊ पदार्थ। ये देखिए सब पूरा जुमला लिखना पड़ता है इसको समझाने के लिए। पान सुपारी व इतर पदार्थ, इसके अंदर क्या क्या लगने वाली चीज़ है। नदी नाले तालाब वगैरह। जीव जंतु व इतर कीटक यानी कीड़े। तो समास का चौथी किस्म है बहुव्रीही समास। ज्या समासातील कोणतेच पद प्रमुख नसून, समास में जो दो अल्फाज जोड़े हैं उसमें एक भी इम्पोर्टेंट नहीं है। त्या पदाच्या अर्थापेक्षा वेगळ्या अशा वस्तूंचा किंवा व्यक्तींचा त्यामधून बोध होतो। यानी कि जैसा उसका मीनिंग अपने को सुनने में लग रहा है वैसा नहीं, बल्कि उसका मीनिंग कुछ और होता है। त्या समासाला बहुव्रीही समास असे म्हणतात। अब मिसाल के तौर पर देखिए नीलकंठ का मतलब ज्याचा कंठ नीला है। अब हम किसको भी नीलकंठ नहीं बोलते जिसका कंठ नीला हो, जिसकी जो है कलगी नीली हो, यानी कि एक ही परिंदा है वैसा, उसको कहते हैं शंकर, यानी कि वो जिनके ऊपर मोर का पंख लगा होता था। वक्रतुंड, त्याचे तोंड वक्र आहे, यानी कि गणपति। अजीब मुंडी रहती जिसकी, वो सिर्फ वही है गणपति जो हिंदू धर्म में होता है। दशमुख, 10 मुंडी वाला, 10 तोंड वाला, उसको कहते हैं रावण। यानी किसी स्पेशल के लिए इस्तेमाल होता है वो, उसको जो है हम क्या कहते हैं, बहुव्रीही समास। तो ये समास की तीनों किस्में हो गई, जिसमें द्वंद्व समास की और 3 किस्में होती है। ये आप लोग लिखेंगे अपने पास बराबर से। अब दूसरा है हमारे व्याकरण का हिस्सा सामान्य रूप। सामान्य रूप यानी हमें जो शब्द दिया हुआ रहता है वो थोड़ा सा बदल के दिया हुआ रहता है, उसको हमें सामान्य रूप में लिखना होता है। इसकी तारीफ देखेंगे पहले। प्रत्यय लावण्यापूर्वी, किसी भी शब्द में प्रत्यय लगाने से पहले नामाच्या किंवा सर्वनामाच्या स्वरूपात जो बदल होतो, उस चीज़ के नाम में पहले ही बदल हो जाता है प्रत्यय से पहले, त्याला सामान्य रूप असे म्हणतात। उसको सामान्य रूप कहते हैं, किसी भी शब्द का सामान्य रूप। अब यहाँ पे मिसाल दी हुई है, नामाला किंवा सर्वनामाला विभक्ती प्रत्यय किंवा शब्दयोगी अव्यय लावण्यापूर्वी त्याचे जे रूप होते त्याला सामान्य रूप असे म्हणतात। यानी दूसरे अल्फाज में इसकी तारीफ यही है कि प्रत्यय लगाने से पहले और अव्यय लगाने से पहले जो उसका रूप बदलता है उसको सामान्य रूप कहते हैं। हा बदल पदाच्या शेवटच्या अक्षरातील स्वरात होतो, यानी कि आखिरी में किसी भी अक्षर के लास्ट, किसी भी शब्द के लास्ट अक्षर पर ये तब्दीली होती है। देखेंगे अब यहाँ कावड़ा यानी कौवा। अभी कौवा कावड़ा एक लफ्ज़ दिया हुआ है अपने को, ये कैसे बदलता है। जैसे अगर हम कहें कौवे ने बिस्किट खा लिया, तो ने लगाने के लिए कौवे का भी लफ्ज़ बदलना पड़ेगा। जैसे कावड़िया ने, नाम है उसका कावड़ा, लेकिन क्या लो पड़ेगा कावड़िया का। देखिए यहाँ पे कावड़िया ने बिस्किट खाल्ला। दूसरा लफ्ज़ जुमला बोलता हूँ, बिस्किट हमने कौवे को दिया, अब को लगा रहे तो यहाँ पर भी एड़ा लगना पड़ेगा। कावड़िया ला, ये ला जो है ये प्रत्यय है, और या जो है ना कावड़िया, ये क्या है, ये वही है जो हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, बोलिए, सामान्य रूप। कावड़िया ये सामान्य रूप है और ये बेसिक शब्द है कावड़ा। कावड़िया ने, कावड़्याला, कावड्याचा, ये सामान्य रूप है। या सर्व शब्दांमध्ये कावड्या हे सामान्य रूप आहे। समुद्र, समुद्रास, समुद्राला, समुद्राने, समुद्राचा, या सर्व शब्दांमध्ये समुद्रा हे सामान्य रूप आहे। समुद्रा ये याद रखेंगे आप लोग। अब इसके बाद देखेंगे संज्ञा।
हिंदी में संज्ञा तो आपने पढ़ा होगा कि किसी चीज़ के नाम को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मराठी में संज्ञा का मतलब होता है दूसरी भाषाओं से आया हुआ लफ्ज़, दूसरी भाषाओं से आया हुआ शब्द. जैसे वेगवेगळ्या भाषेतून येणाऱ्या वस्तूंची नावे किंवा शब्द जे आपल्या भाषेत वापरले जातात त्यांना संज्ञा असे म्हणतात. जो अपनी भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, आते हैं वो दूसरी भाषा से. इंग्रजी भाषेतून मराठीत खूप सारे शब्द आलेले आहेत. उसका उदाहरण देखेंगे हम लोग. उसका उदाहरण सबसे पहला है स्टेज. ये पहला लफ्ज़ दिया स्टेज. इसके क्या क्या मीनिंग होते हैं? व्यासपीठ, पलाट, यानी कि इसको मराठी में कहते हैं फीचर, पोस्टर, विज्ञापन, एडवर्टाइज और फलक जो बोर्ड लगा होता है, ये फ़ीचर और स्टेज. यहाँ पे दो मिसालें दी हुई है. ये दूसरी भाषा से यानी इंग्लिश से आए हुए अल्फाज है, इसलिए ये समास इसको संज्ञा कहेंगे. तो आप लोग ये यहाँ तक के अपनी कॉपी में लिख के रखेंगे. और आगे का जो है नेक्स्ट वीडियो में तकरीबन 400 वाक्य प्रचार यानी कि मुहावरे और 400 कहावतें जिसको मराठी में कहते हैं म्हण, यह अगले वीडियो में आने वाला है. तब तक के इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम.